नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपक गुर्जर डिलीशियस स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी जो सीरीज चल रही है जीके की, उसमें आपने पिछली 2 क्लासें देख चुके हैं। उसके बाद आज हम अपने नए टॉपिक की ओर हैं। ये हमारा नया टॉपिक है अर्थ के शेप के बारे में और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और जो हमारी पृथ्वी है उसका आकार कैसा है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिएगा आगे चलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो चलिएगा, देखिए व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार कैसा है। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, यानी जो हमारी अर्थ है जिस पर हम रहते हैं इसका आकार कैसा है, ये पूछा गया है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, सर्कल है क्या, बिल्कुल गोल है नहीं, रेक्टेंगल यानी आयताकार है क्या, नहीं, क्यूब के आकार की है क्या, इस प्रकार से नहीं है ना, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं है, और सर्कल बिल्कुल एकदम गोल तो है नहीं। तो हमारी कैसी है, ऑबलेट स्पेरॉइड, यानी इसका मतलब होता है थोड़ी चपटी सी, चपटा गोलाकार, चपटा गोलाकार। यानी जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी हमारी कैसी है, थोड़ी इस प्रकार से आकृति है उसकी, जो है ना एकदम से गोल नहीं है, जैसे हम जियोइड बोलते हैं, तो ये थोड़ी चपटी सी है कहीं कहीं से, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, ऑबलेट स्पेरॉइड। ठीक है, यानी चपटा गोलाकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑबलेट स्पेरॉइड इज अ शेप इन विच द ऑब्जेक्ट इज, यानी ऑबलेट गोलाकार एक आकृति है जिसमें वस्तु है। उसने अभी आपसे पूछा कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, अब उसने वही आंसर दे दिया कि जो ऑबलेट गोलाकार है वो कैसी आकृति है, हम कैसे पहचानेंगे कि ऑबलेट गोलाकार है। ठीक है, तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। बताइए, स्पेयर ऑन द टॉप एंड बॉटम, यानी वो कहना चाह रहा है जो हमारी पृथ्वी है उसका आकार, जो हमारी पृथ्वी है जो हमारी पृथ्वी है सॉरी यानी ऑबलेट गोलाकार एक आकृति है जिसमें वस्तु है। वह ये बोलना है कि जो हमारी वस्तु है उसका आकार कैसा है, किस प्रकार से है। या तो है ऑन द टॉप, यानी टॉप और बॉटम में गोल है, नहीं, इंक्लाइंड ऑन द टॉप एंड बॉटम, फ्लैटेंड ऑन द टॉप बॉटम, या सर्कुलर ऑन द टॉप एंड बॉटम। यानी वो कहना चाह रहा है जो हमारी पृथ्वी है ये कैसी है, सर्कुलर है ऊपर और नीचे, यानी यहाँ पर। तो आपको पता है जो पृथ्वी है यहाँ पर गोल नहीं है, यहीं पर तो चपटी है, नहीं तो पोल बोलते हैं या ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे पोल होते हैं जिसे हम ध्रुव बोलते हैं, यहाँ पर यह कैसी है, चपटी हुई है। चपटी का मतलब कैसा है, फ्लैटेंड ऑन द टॉप एंड बॉटम, यानी ये टॉप में और बॉटम में कैसी हुई है, चपटी हुई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, जो पृथ्वी की चपटी गोलाकार आकृति का कारण क्या है। जो पृथ्वी हमारी इसका गोलाकार आकृति का कारण क्या है, ये चपटी हुई क्यों है। तो किसके कारण है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, या सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, या फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो आपको पता होगा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है बाहर की ओर खींचना, मतलब बाहर की ओर को खींचना। और जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है ये केंद्र की ओर लगता है, किधर लगता है, केंद्र की ओर। ठीक है, यहां से पेन का करना।
आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, कोई नहीं। अच्छा, ये बात यहाँ से है, ओके, ठीक। देखो, जो पृथ्वी चपटी गोलाकार आकृति का कारण है वो क्या है? जो हमारी पृथ्वी उसका गोलाकार या चपटी होने का कारण क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, या सेंट्रीपिटल फोर्स है, या फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल। ये आपको पता है कौन सा फोर्स होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है कोई भी वस्तु है उसका अपने आप में एक द्रव्यमान होता है, वो अपने आप में खींचने की कोशिश करता है। जैसे आप हो और ये बैठा है आपके सामने, तो एक दूसरे में जिसमें ज्यादा ताकत होगी वो अपनी ओर खींचेगा, है ना। तो ऐसे ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये प्रत्येक पिंड का अपना अलग अलग होता है। तो ये तो हो नहीं सकता है पृथ्वी चपटे होने का कारण। दूसरा हमारा क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हम बोलते हैं घर्षण बल। जैसे घर्षण बल का मतलब होता है जैसे आप किसी दोनों चीजों को आपस में टकराओगे तो उनके बीच में जो फोर्स काम करता है, रगड़ते हैं ना, तो उसे घर्षण बल। तो उसके कारण तो पृथ्वी का शेप या आकृति होगी नहीं हमारी चपटी। अब हमारे दो हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्यूगल का मतलब होता है, इसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ठीक। ये होता है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। आप सबके घर में वॉशिंग मशीन तो होती होगी, तो आपने देखा होगा जो ड्रायर होता है ना हमारा, जहाँ से कपड़े सूखते हैं, उसमें कौन सा फोर्स कार्य करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वह पानी को क्या करता है? बाहर की ओर खींचता है। ऐसे ही तो होता है, और उनको सुखा देता है। तो इसी प्रकार से जो पृथ्वी की हमारी आकृति है वो इसी प्रकार से इसको खींच रही है, कहीं से इधर को, कहीं से इधर से। इस कारण ये यहाँ पर कैसी है? ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है, ठीक है ना। और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा होता है? जे किसी भी चीज में अंदर की ओर, जैसे आपके घर में जैसे दही से मक्खन निकलता है ना, तो मक्खन वाली मशीन होती है, वो भी इसी का कार्य करती है। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रापसारक बल पृथ्वी को भूमध्य रेखा पर डैश पर ले जाता है, यानी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स causes the earth to dash at the equator। यानी जो केंद्रापसारक बल है जो पृथ्वी को भूमध्य रेखा पर ले जाता है, तो कौन सा बल है जो पृथ्वी को भूमध्य रेखा पर ले जाता है? ठीक है, एक तो फ्लैटन होता है, वल्ग इन, वल्ग आउट, या रिवॉल्व। तो रिवॉल्व का मतलब होता है, एक प्रकार से समझो जैसे गोल, और बल्ग आउट का मतलब होता है बाहर को, और बल्ग इन का मतलब होगा अंदर की तरफ। तो जी अंदर की तरफ वाला तो होगा नहीं हमारा, ठीक है। और ए वाला भी हमारा फ्लैटन का मतलब होता है चपटा, ठीक है, तो ए भी नहीं होगा। तो कौन सा होता है जो बल्ग आउट ही तो करता है? आउट का मतलब उसमें एक्सपेंडिशन होता है, मतलब इस प्रकार से जो चीज है इसमें ठोकर लगेगी तो इधर से ऐसे मतलब बाहर की ओर भगता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 इज कॉल्ड, ठीक है। यानी पृथ्वी की अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में वृत्ताकार गति कहलाती है। जो हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे घूमती है, तो जो घूमने का समय है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका ये पूछा गया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में वृत्ताकार गति कहलाती है। सॉरी, उसने समय नहीं पूछा, जो पूछा है जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन या रोटेशन या बोथ ए और बी। तो आपको पता होगा रिवॉल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण है, और रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन। घूर्णन में आपको पिछली क्लास में बता चुका था, घूर्णन का मतलब होता है जैसे मैं यहीं अपने ओर ही घूमता रहूं, ठीक है। तो और एक होता है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण, यानी किसी चीज की परिक्रमा लगाना, ठीक है। अब जैसे आप एक जगह खड़े होकर घूमोगे तो वो क्या है? परिक्रमा है। लेकिन अगर आप मंदिर की परिक्रमा लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका परिक्रमण हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है 24 घंटे में वृत्ताकार गति क्या कहलाती है? तो 24 घंटे में जो दिन रात होता है उसमें वृत्ताकार गति क्या कहलाएगी? आपकी रोटेशन कहलाएगी, यानी घूर्णन कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आंसर ये हो गया, ए वाला भी नहीं होगा और ए तो हो ही नहीं सकता, यहाँ से वर्ष चेंज होती है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज
इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, यानी पृथ्वी के घूर्णन की धुरी किस कोण पर झुकी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है वो एक थोड़ी झुकी हुई है, तो वह पूछ रहा है कि इनमें से कितने डिग्री पर वह झुकी हुई है। थोड़ी झुकी हुई है पृथ्वी, जैसे हमारी ये पृथ्वी है ना, इस प्रकार से है थोड़ी, तो ये क्या है, यहाँ से नहीं घूमती। वैसे कोई चीज हो सर्कल होती है तो यहाँ से, इसमें एक हमने एक्सिस बनाया है तो यहाँ से घूमेगी। आपने ग्लोब देखी होगी जो ऑफिस में रखी रहे, वही ग्लोब को ही हम पृथ्वी मान सकते हैं। जैसे ये है, देखो ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ी यहाँ से देखिए आप किस प्रकार से दिख रही है, ठीक है ना। ये अपने एक्सेस पे झुकी हुई है, ये यहाँ से, तो इसको आप देख रहे होगे बिल्कुल ऐसे नहीं है, कैसे, थोड़ी झुकी हुई है। तो ये कितने डिग्री झुकी हुई है इसी की बात की गई है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कितना है। तो ये अपने अक्ष पर कितना है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नॉन एज, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को कहा जाता है। जो हमारा सूर्य है उसके चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया जो रिवॉल्यूशन है इसे ही हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिक्रमण। परिक्रमण का अर्थ ही क्या होता है, चारों ओर घूमना। रोटेशन का मतलब घूर्णन होता है, तो इसकी वजह से तो क्या होते हैं, हमारे दिन रात होते हैं। तो ये तो अपनी एक्सिस पे ही घूम रही है पृथ्वी, तो ये हमारा नहीं होगा। बोथ हमारा हो नहीं सकता है, नन ऑफ दी है नहीं, तो इसमें से क्या होगा, परिक्रमण। अब देखो परिक्रमण कैसे है, जैसे ये पृथ्वी है आपकी, ये अर्थ आपकी अगर यही घूम रही है तो इसकी वजह से तो दिन रात होगी। मान के चलो मैं सूर्य हूँ और पृथ्वी यही घूम रही है, तो मेरा इधर की तरफ अभी देख रहा हूँ तो इधर वाली साइड मुझे नहीं दिख रही, तो इधर हमारी रात हो जाती है। तो जैसे ही, और लेकिन ये जैसे ही अपने ऐसे घूमेगी चारों ओर, जैसे मेरे ऊपर मैं भी घूम रहा हूँ, ये भी घूम रहे हैं, तो जी हमारी पृथ्वी घूम रही है, इसी की बात कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द टाइम टेक्स बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज, यानी पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय है। जो हमारी पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह कितने समय में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो अपनी दूरी पर घूमती है वह 24 घंटे में घूम लेती है, लगभग 23.5 घंटे में। लेकिन जब जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर राउंड लगाई, यानी परिक्रमा करती है, तो उसमें लगभग कितने दिन लगते हैं, 365 1/4, यानी एक दिन का भी चौथाई लगता है, ठीक है। तो 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है। 365 होते नहीं है, 366 ये आपकी लीप ईयर होती है, और ये 1/4 जैसे 4 साल बाद ये पूरा एक हो जाएगा तो 366 दिन हो जाते हैं। तो तभी हमारी कौन सी वर्ष होती है, लीप ईयर्स होती है, और 367 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ, यानी वह कहना चाह रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत है, यानी जो हमारी अर्थ है उस पर प्रकाश का स्रोत कौन सा है। यानी जो हमारी पृथ्वी है, अभी मैंने आपको बताया क्या चंद्रमा से पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, नहीं होते ना, क्या सूर्य से होते हैं, हाँ हो सकते हैं, इसी से होते हैं। द सैटेलाइट, सैटेलाइट का मतलब भी उपग्रह होता है, तो ये उपग्रह तो चंद्रमा ही है, इनकी स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इसका भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता। द स्पेस, स्पेस का मतलब कोई मतलब ही नहीं, अंतरिक्ष मान लो है, तो किसकी वजह से होता है, सूर्य की वजह से। पृथ्वी पर जो प्रकाश है, आज हम जो लाइट देख रहे हैं, तो जैसे रात हो जाती है तो क्या हो जाता है, पृथ्वी के पीछे हो जाता है सूर्य, तो उस चक्कर में ये नहीं होता, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉन एज, यानी पृथ्वी की एक परिक्रमण की अवधि को कहा जाता है। जो पृथ्वी है उसकी एक परिक्रमण की गति को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की एक परिक्रमण की अवधि को क्या कहा जाता है। यानी जो पृथ्वी है वह एक
परिक्रमा करती है उसकी अवधि को क्या कहा जाता है? मतलब अपने अक्ष पर ही जो परिक्रमण करती है उसको क्या कहते हैं? क्या संडे बोलते हैं? संडे का मतलब रविवार समझ लो, वैसे नहीं होता नहीं है, सूर्य का तो दिन होता ही नहीं है। अब माने चलो मून डे, चंद्र दिवस नहीं होता, अर्थ डे ये हो सकता है, प्लानेट डे ये तो नहीं होगा। तो इनमें से आपका ए, बी और डी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? द अर्थ डे। जैसे ही तो हम बोलते हैं पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस का मतलब है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना 24 घंटे में एक राउंड लगाती है, उसी को उसने बोल दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? यानी यदि पृथ्वी न घूमती तो क्या होता। वह पूछ रहा है कि अगर पृथ्वी ही नहीं घूमती तो क्या होगा। तो इन प्रश्नों के आपको आंसर देना है कि अगर पृथ्वी ही नहीं घूमेगी तो फिर क्या होगा। पहला ऑप्शन है कोल्ड कंडीशंस ऑन अर्थ हाफ पोर्शन, यानी यदि पृथ्वी नहीं घूमेगी तो आधे जो हमारी पृथ्वी है इसके आधे हिस्से पर क्या रहेगा? ठंडा मौसम रहेगा। आधे हिस्से पे हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। जब घूमेगी नहीं, एक ही जगह रहेगी, तो जैसे अभी यहाँ पर बर्फ पड़ती है ना ध्रुवों पर, तो उसी चक्कर में क्या रहेगा जी। अब आगे चलो, अगला कंडीशन क्या बोल रहा है कि वार्म कंडीशंस ऑन अर्थ एन अदर हाफ पोर्शन। वह कह रहा है कि अगर आधे पर बर्फ पड़ेगी, मान के चलो एक साइड में बर्फ पड़ेगी तो दूसरी साइड में क्या रहेगा? बहुत गर्म होगी। ठीक है, ठीक है भाई, हो सकता है ऐसा। अगला प्रश्न देखो, नो लाइफ पॉसिबल एज सच एक्सट्रीम कंडीशन। यदि पृथ्वी न घूमती तो क्या होगा? तो वह कहना चाह रहा है नो लाइफ पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। इस प्रकार की कंडीशनों में कोई भी लाइफ नहीं होगी, हम जीवन ही नहीं जी पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी नहीं घूमेगी, न ऋतु का परिवर्तन होगा है, न दिन रात होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो हमारी दुनिया अंधकारमय हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। A year with 366 days is called। यदि 366 दिनों वाला वर्ष क्या कहलाता है? बोल रहा है कि जो 366 दिन है उसका वर्ष क्या कहलाता है? आपको पता है आपके 1 ईयर में 365 1/4 डेज होते हैं, लेकिन इस बार उसने क्या बोल दिया? 366 दिन। आपको पता है 366 दिन कब होंगे? 4 साल में, क्योंकि जैसे ही 4 साल में ये वाला 4 हो जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 365 प्लस 1 मतलब 366 दिन। तो 4 साल में आपका कितना दिन बढ़ जाएगा? 1 दिन बढ़ जाएगा। उसी 1 दिन बढ़ने के कारण आपके पूरे साल में कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन हो जाएंगे। और इसी 366 दिन को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर। नॉर्मल ईयर नहीं बोलेंगे, फुल ईयर नहीं बोलेंगे, कंप्लीट ईयर नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करते रहना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाई डू सेशन चेंज ऑन द अर्थ? यानी पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं? जो हमारी पृथ्वी है उस पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। क्या जो हमारी पृथ्वी है वो अपना चक्कर काटती है, सॉरी मतलब अपने ही अक्ष पर घूम रही है, क्या इससे ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है? इससे नहीं हो रहा है। इससे तो क्या हो रहा है? केवल दिन और रात होता है ना, ये अपने अक्ष पर घूम रही है। तो यहाँ से क्या होगा? ये अराउंड द सन रोटेशन कर रही है, तो इसके कारण में तो ऋतुएं नहीं बदलेंगी। अगला है ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। यानी वह बोल रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य के इस प्रकार से चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इसी चक्कर लगाने के वजह से ही हमारी क्या होते हैं? ऋतुएं बदलती हैं। यानी सर्दी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है। ठीक है ना, तो वही हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी। ठीक है, ड्यू टू नो चेंज इन द अर्थ पोजिशन, ये वाला हमारा होंगे नहीं। ठीक है, जब हमारा यही वाला आंसर सही है तो फिर ठीक। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाउ मेनी सोलेस्टाइस आर देयर इन एवरी ईयर? यानी प्रत्येक वर्ष में कितने संक्रांति होते हैं? प्रत्येक वर्ष में कितने संक्रांति होते हैं? आपने मकर संक्रांति का नाम तो सुना होगा। मकर संक्रांति सुबह नहा लेते थे, नहीं नहाते थे तो ऐसा बोलते थे नहीं नहाओगे तो लंका के गधा बनोगे, हमारे घर पे ऐसे बोलते थे, है ना। तो प्रत्येक वर्ष में कितने संक्रांति होते हैं?
तो प्रत्येक वर्ष में कितने संक्रांति होते हैं? 2 संक्रांति होती है, एक मकर संक्रांति होती है और एक कर्क संक्रांति होती है। ठीक है, कौन सी संक्रांति होती है? एक मकर संक्रांति और एक कर्क संक्रांति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समर सोल्स्टिस यानी लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर occurs on which date of the year, यानी उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति यानी सबसे बड़ा दिन वर्ष की किस तारीख को होता है? वह बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति का जो वर्ष का किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? क्या 21 मार्च को होता है या 23 सितंबर को होता है या 21 जून को या 22 दिसंबर को? ये प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपके सभी दोस्त सैनिक स्कूल, RIMC, RMC की तैयारी कर सकें, साथ ही साथ में नवोदय की। और वीडियो में कमेंट जरूर छोड़ें, जिससे हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं, तो हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और आप घर बैठे ही इसकी तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।